हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। जी हाँ, आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। और सबसे पहले उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करते हैं। क्या दोस्तों, हमारे भारत देश में कुल कितनी हाई कोर्ट है? याद रख लो, हमारे भारत देश में 25 हाई कोर्ट है। और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतंत्र हाई कोर्ट है, किन किन राज्यों के बीच एक संयुक्त हाई कोर्ट है, सभी बात की दोस्तों हमने इस वीडियो में चर्चा की है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 214 की। तो संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद छोटे राज्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए संसद को यह उचित प्रतीत हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की शर्त हटा दी जाए। क्या दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद छोटे राज्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए संसद को यह उचित प्रतीत हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की शर्त हटा दी जाए। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 230, 231 तथा 232 को संशोधित किया गया है। क्या 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 230, 231 तथा 232 को संशोधित किया गया है। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आंसर कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो दोस्तों, हमारे भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन स्वाधीनता के बाद जो यह प्रावधान है वो हटा दिया गया है। दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। संशोधित अनुच्छेद 231 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। क्या संशोधित अनुच्छेद 231 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। इस प्रावधान का अर्थ है कि संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं और साथ ही चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्रों को भी उससे जोड़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीन दो राज्य, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा गोवा राज्य और साथ साथ दादरा एंड नगर हवेली और दमन एवं दीव, यह संघ राज्य क्षेत्र भी बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीन आता है। तो दोस्तों, संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और साथ ही चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्रों को भी उससे जोड़ सकती है। यहाँ मैप के जरिए आपको आसानी से याद रह जाएगा कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र किस राज्य की हाईकोर्ट के अधीन आता है। तो लक्षद्वीप है वो यहाँ केरल हाईकोर्ट के अधीन आता है, पुदुचेरी है वो मद्रास हाईकोर्ट के अधीन आता है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है वो यहाँ कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, दिल्ली का अपना स्वतंत्र हाईकोर्ट है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अधीन आता है, और चंडीगढ़ हमारा संघ राज्य क्षेत्र वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधीन आता है। और वर्तमान में 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 25 उच्च न्यायालय है। क्या हमारे भारत देश के 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए
कुल 25 उच्च न्यायालय है। कुल मिलाकर 3 ऐसे उच्च न्यायालय है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं, और ये है गुवाहाटी, बंबई तथा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखो, हमारे भारत देश में कुल मिलाकर 3 ऐसे उच्च न्यायालय है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं, और यह तीनों हाईकोर्ट के नाम आपको याद रख लेने चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट और पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। ओके, चलिए आंसर बताइए। वर्तमान में 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो हमारे भारत देश में 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर कितने? 25 हाई कोर्ट है। ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं? तो हमारे भारत देश में 3 ऐसे उच्च न्यायालय है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। और किन 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश हेतु एक सामूहिक उच्च न्यायालय है? दोस्तों आप सोचिए कि किन 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश हेतु एक सामूहिक उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों जो मैप मैंने आपको बताया था उनके जरिए आपको आंसर पता चल गया कि एक तो पंजाब और हरियाणा 2 राज्य एवं एक संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ 2 राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के बीच एक ही उच्च न्यायालय है, और वो है ऑप्शन सी। और दोस्तों एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। और जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सवाल है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्र है जिन्हें अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय मिला हुआ है। क्या दोस्तों? हमारे भारत देश में सिर्फ 2 ही ऐसे संघ राज्य क्षेत्र है जिसके पास दोस्तों अपना स्वतंत्र हाईकोर्ट है। एक है हमारी नेशनल यूनियन कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, और दूसरा है जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए आंसर बताइए। किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? दोस्तों एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में देखें तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। ऑप्शन में यदि जम्मू कश्मीर आए तो वो भी आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों कौन सा हमारा संघ राज्य क्षेत्र किस राज्य के अधीन आता है, किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन आता है, उनकी बात करें तो लक्षद्वीप हमारा संघ राज्य क्षेत्र है, वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी हमारा जो संघ राज्य क्षेत्र है वो मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय में है, तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, एक बार फिर से याद रख लो कि लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत, पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय में, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में है। तो दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव बंबई उच्च न्यायालय में तथा लद्दाख जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय में है। ओके, डाउट क्लियर? वेरी नाइस। और ये उच्च न्यायालय अपने भ्रमणकारी पीठों के माध्यम से इन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले देखते हैं। क्या दोस्तों? ये उच्च न्यायालय अपनी भ्रमणकारी पीठों के माध्यम से इन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले देखते हैं। चलिए आंसर बताइए कि पुदुचेरी निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो पुदुचेरी दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। क्या? पुदुचेरी 4 दोस्तों भागों में बटा हुआ एक हमारा संघ राज्य क्षेत्र जो मद्रास हाईकोर्ट के अधीन आता है। और उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। क्या दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। और अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान भी किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। क्या दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान भी किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों
तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। और संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 + 1, यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34। लेकिन संख्या के मामले में उच्च न्यायालय में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के विवेक पर यह संख्या की बात छोड़ी गई है। एक बार फिर से देख लो कि अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। और संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय में यदि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है तो यह प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 224 में। और आगे दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। क्या दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार हमारे देश के राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो हमारे राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करेंगे? एक तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से हमारे देश के राष्ट्रपति परामर्श करेंगे। एक बार फिर से देख लो कि अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। एक, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करेंगे। चलिए आंसर दीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होते हैं, यह शामिल होते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल भी शामिल होते हैं और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में दोस्तों संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और संविधान का यह उपबंध व्यावहारिक स्तर पर बदल चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों 1993 में न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इन नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका शून्य कर दी थी। इसके बाद दोस्तों 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भ यानी कि प्रेसिडेंटियल रेफरेंस पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए थे। क्या दोस्तों संविधान का यह जो उपबंध है वो व्यावहारिक स्तर पर बदल चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इन नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका शून्य कर दी थी। इसके बाद 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए थे। इन सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल यानी कि कॉलेजियम करता है। और यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की राय पर भी ध्यान देता है। इसके अलावा यदि वह चाहे तो उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों जो उस उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं उनसे भी सलाह ले सकता है। क्या इन सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल यानी कि कॉलेजियम करता है। और यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की राय पर भी ध्यान देता है। इसके अलावा यदि वह चाहे तो उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों जो उस उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं उनसे भी सलाह ले सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए
कि भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें यहाँ ढूंढना है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल यानी कि कॉलेजियम करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ यह दूसरा सेंटेंस गलत, और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। केवल 2 नंबर का कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और दोस्तों एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। और न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 217(2) में बताया गया है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। क्या दोस्तों, न्यायाधीशों की अर्हताएं यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात बताई गई है? तो अनुच्छेद 217(2) में बताया गया है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी क्वालिफिकेशन यह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। चलिए आंसर बताइए। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम कितने वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, ऐसा भारत का नागरिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है? तो दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम कितने 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, ऐसा भारत का नागरिक ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और न्यायाधीशों की पदावधि की बात करें तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 217 में सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। दोस्तों यहाँ उच्च न्यायालय में आप कब तक पद धारण कर सकते हैं? 62 वर्ष तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है 65 इयर्स का। ओके, तो यह भी आप याद रख लीजिए। न्यायाधीशों की पदावधि की बात करें तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 217 में सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। चलिए आंसर बताइए। कोई भी न्यायाधीश कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण करेगा? तो कोई भी न्यायाधीश दोस्तों 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण करेगा। और यदि कोई न्यायाधीश साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। और इसकी प्रक्रिया ठीक वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग के संबंध में है। क्या दोस्तों, किसी भी न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यह जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है महाभियोग। यदि कोई न्यायाधीश साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया ठीक वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग के संबंध में है। और दोस्तों शपथ अथवा प्रतिज्ञान की बात करें तो मूल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रारूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कुछ अलग था। उसमें यह शपथ शामिल नहीं थी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। क्या दोस्तों, मूल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रारूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कुछ अलग था। उसमें यह शपथ शामिल नहीं थी कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को शपथ कौन दिलाता है? क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल।
और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के सुझावों के आधार पर 1963 में 16वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा शपथ में भारत की एकता और अखंडता वाक्यांश जोड़ा गया। क्या दोस्तों? 1963 में 16वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा शपथ में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा यह वाक्यांश जोड़ा गया। और 16वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही शपथ लेते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित है, यानी कि दोनों के शपथ के प्रारूप एक समान हो गए हैं यह 16वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आंसर बताइए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं? और यह क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की समेकित निधि पर भारित होते हैं। क्या? राज्य की समेकित निधि पर भारित होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। और यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, और सुप्रीम कोर्ट की बात जब मैंने आपको की थी तब भी मैंने यह बात बताई थी। तो बताइए, जो मेरा क्वेश्चन है वो आप सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता किसके पर निर्भर होता है? सही आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, कल मिलेंगे यह हाई कोर्ट के दूसरे पार्ट में। आपका दिन अच्छा रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।